Hello friends, welcome to Swami Vivekananda Institute. So in this video we will discuss part 5. पार्ट 5 पे हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल एग्रीमेंट का, जिसमें ऑलरेडी हमने कुछ कॉन्फ्रेंसेस और कन्वेंशन के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे Rio+20 कॉन्फ्रेंस के बारे में, जो कि 2012 में हुई थी। अगेन ये किससे रिलेटेड थी? दिस इज रिलेटेड टू द ह्यूमन एनवायरमेंट। जितनी भी हमने यहाँ पर कन्वेंशंस पढ़ी है, कॉन्फ्रेंसेस पढ़ी है, सबका ऑब्जेक्टिव क्या था? यहाँ पर ह्यूमन एनवायरमेंट से रिलेटेड ही ऑब्जेक्टिव था। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे Rio+20। इससे पहले जो Rio+10 था वो भी हमने पढ़ा था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ह्यूमन एनवायरमेंट के बारे में बात की गई थी कि किस तरीके से हमें अपने एनवायरमेंट को बचाना है, किस तरीके से हमें एनवायरमेंट को सस्टेनेबल बनाना है, ताकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी ना आए इन द प्रेजेंट एज वेल एज इन द फ्यूचर। तो आइए यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं Rio+20 कॉन्फ्रेंस। तो जो Rio+20 कॉन्फ्रेंस हुई थी वो किससे रिलेटेड हुई थी? Rio+20 कॉन्फ्रेंस में क्या बोला गया था? यहाँ पर Rio+20 sought to secure affirmations for the political commitments made at past Earth Summit and set the global environmental agenda for next 20 years. Next 20 years तक इन्होंने एक एजेंडा बनाया था, ठीक है, और उसका एजेंडा 21 में था कि किस तरीके से हम ह्यूमन को यहाँ पे ह्यूमन एनवायरमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 20 ईयर का फॉलो अप था, ठीक है, रियो अर्थ समिट का 20 ईयर का फॉलो अप था रियो अर्थ समिट का। ये जो अर्थ समिट हुई थी 1992 में, जो कि कहाँ पे हुई थी? रियो डी जेनेरियो में हुई थी, जिसको हम बोलते हैं यूएन कॉन्फ्रेंस और इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, ठीक है, कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, अर्थ समिट, जो कि 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, दैट इज UNCED। अर्थ समिट हुआ 2002 में, कहां पे? जोहान्सबर्ग में, जिसको क्या बोला गया? वर्ल्ड अर्थ समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात की गई थी, ये 20 ईयर का फॉलो अप था, है ना। 20 ईयर का कैसे फॉलो अप था? जिसमें ह्यूमन एनवायरमेंट के बारे में डिस्कशन स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले जब ये 20 ईयर का फॉलो अप है, तो यहाँ पे सबसे पहले 1992 में अर्थ समिट हुआ, यूएन कॉन्फ्रेंस हुई, UNCED हुई, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। फिर 1992 के बाद 2002 में जो अर्थ समिट हुई वो जोहान्सबर्ग में हुई, ठीक है, और अगेन ये किस पे रिलेटेड थी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। फिर यहाँ पे अर्थ समिट हुई 2012 में, जो कि रियो डी जेनेरियो में हुई थी, जिसको किस नाम से जाना जाता है? UNCSD, दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। अब मैं आपके लिए एक चार्ट लेके आई हूँ। इस चार्ट में हम क्या करेंगे? रियो समिट जो 20 ईयर का फॉलो अप था उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो ग्लोबल अवेकनिंग थी, इसमें 1992 में रियो समिट हुई, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे 1992 में क्या हुआ? ठीक है, 1992 में एडॉप्शन ऑफ जनरल क्लाइमेट ट्रीटी विदाउट स्पेसिफिक टारगेट्स। आई गेस ये आपको ब्लर दिख रहा होगा, बट यहाँ पर आप देखना ध्यान से, आप जूम करके देखिएगा। 1992 की अगर मैं बात करूं, 1992 से पहले हम 1972 की बात कर लेते हैं। 1972 की अगर मैं फर्स्ट बात करूं, तो यहाँ पे यूएन जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट इन स्टॉकहोम, ये फर्स्ट इंटरनेशनल मीटिंग थी जहां पर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में डील की गई थी 1972 में। 1987 में क्या हुआ था? 1987 में हमने कल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डिस्कस किया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या था? जो भी ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस है, ऐसे सब्सटेंस जो कि ओजोन लेयर को एकदम खत्म कर रहे हैं, उनको हमें क्या करना है? एलिमिनेट करना है, ठीक है, और क्या करना है? ओजोन को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। ये बात हुई थी 1987 में। अब हम मूव करते हैं 1992 में। 1992 में क्लाइमेट चेंज रिलेटेड बात की गई थी कि हमें ग्लोबल वार्मिंग, जितनी भी GHGs का एमिशन है उसको रिड्यूस करना है, और साथ साथ यहाँ पर क्या करना है? जिसके से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, उसको हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया। इस क्योटो प्रोटोकॉल में क्या था? जितनी भी GHGs का एमिशन है, मींस जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस का हार्मफुल एमिशन है, उनको हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। देन अगर मैं यहाँ पर कन्वेंशन बायोलॉजिकल, ये तो आया, अभी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्लाइमेट चेंज का, दैट इज UNFCCC की जो रिपोर्ट थी, ठीक है। तो 1992 के बारे में क्या? 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया। 2005 में जो क्योटो प्रोटोकॉल आया था, इधर क्योटो प्रोटोकॉल को बहुत सारी कंट्रीज ने रेटिफाई किया था, मीन साइन किया था 2005 में। 2009 में क्या था? इंडिया, चाइना और कुछ यहाँ पे जो और अदर नेशन थे, उन्होंने क्या किया था? GHGs को रिड्यूस कर दिया, ठीक है।
ग्रीन हाउस गैसेस को यहाँ पे रिड्यूस किया था, क्योंकि 2005 में जब कुछ कंट्रीज ने साइन करा तो नेक्स्ट इसमें क्या करा, इंडिया, चाइना और ऐसे कुछ नेशन थे जिन्होंने GHGs के एमिशन को क्या करा, कम करा। 2011 में दुर्बन, साउथ अफ्रीका, ये सारे क्या था, इन्होंने नेगोशिएट करा और एक नई रेमेडी आई कि हम क्लाइमेट चेंज, मतलब इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम 2015 तक टारगेट बनाया कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करेंगे, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम क्लाइमेट चेंज होने से प्रोटेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो CBD आया, दैट इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसके बारे में कल हमने डिस्कस किया था। ये पूरा एक आपका समरी है, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था। 1992 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे कन्वेंशन हुआ था कि हमें क्या करना है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, जो कि CBD के ऊपर था। फिर 2000 में यहाँ पे कारेंटिना प्रोटोकॉल आया, ये भी बायोडाइवर्सिटी पे था कि जितने भी GMOs है, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, इनको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, इनको कंजर्व करना है। देन 2010 में कल मैंने एआईची टारगेट्स के बारे में बताया था, जिसमें आपके पास 20 एआईची टारगेट्स थे कि किस तरीके से हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को या बायोडाइवर्सिटी को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन 2012 में यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी इंटरगवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज लॉन्च टू प्रोवाइड साइंटिफिक इनपुट टू द FBO। ये क्या था कि हम किस तरीके से यहाँ पर हमें क्या करना है, इकोसिस्टम को, बायोडाइवर्सिटी को हमें प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करके रखना है। 1994 में, ठीक है, 1994 में एक ट्रीटी साइन हुई थी कि किस तरीके से हम ये सारी चीजों को लैंड डिग्रेडेशन को होने से बचा सकते हैं, है ना। लैंड डिग्रेडेशन जो हो रहा है, जितने भी ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हो रही है, किस तरीके से हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और 2009 में, ठीक है, अभी ये हमने CBD का पढ़ा है, दिस इज फॉर द क्लाइमेट चेंज, दिस इज फॉर द CBD। अब यहाँ पे है डेजर्टिफिकेशन, है ना। जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है मींस ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटीज हो रही है, उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो 1994 का हुआ। 2009 में क्या था, यहाँ पर नेशन एग्री ऑन 11 इंडिकेटर टू मेजर प्रोग्रेस टुवर्ड द गोल ऑफ रिड्यूसिंग लैंड डिग्रेडेशन, कि हम लैंड डिग्रेडेशन को होने से कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, जितनी भी ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हो रही है, किस तरीके से हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और 2012 में कुछ रिपोर्ट्स आई, जिससे हमें पता चला कि जो लैंड डिग्रेडेशन है वो किसकी वजह से हो रहा है, उन फैक्टर्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये ओवरऑल एक समरी थी कि किस तरीके से हम ह्यूमन एनवायरनमेंट को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम यहाँ पर। अगर मैं नेक्स्ट कन्वेंशन की बात करूं तो दैट इज अ मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन द मरकरी। देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है मिनामाटा कन्वेंशन ऑन द मरकरी। तो काफी बार पूछा जाता है कि वो मिनामाटा है, मिनीमाटा है, ठीक है। तो अलग अलग आपको ये स्पेलिंग्स दी होती है, तो आपको दिस इज नॉट मिनीमाटा, दिस इज मिनामाटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गलती करते हैं। तो ये मिनीमाटा नहीं है, दिस इज मिनामाटा, आपको ये लर्न करना है, दिस इज मिनामाटा, ठीक है। तो मिनामाटा कन्वेंशन जो हुई मरकरी पे, वो किससे रिलेटेड थी कि यहाँ पर एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हुई, ठीक है। क्या ट्रीटी किस वजह से साइन की गई कि हम किस तरीके से ह्यूमन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट के साथ साथ जितनी भी यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक एमिशन हो रहा है, मींस जितना भी यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, ठीक है, जितनी भी ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है, उनकी वजह से जो भी एमिशन हो रहा है, उसको हम किस तरीके से यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज जो है केमिकल वेस्ट रिलीज करती है ना, जैसे आपका मरकरी है, लेड है, वो ऐसे इन्वायरमेंट में आपके POPs की फॉर्म में सस्पेंड एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जो कि क्या कर सकता है, ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो मिनामाटा कन्वेंशन मरकरी पे था कि मरकरी जो है ना, मरकरी कहां से आई है, जो भी इन्वायरमेंट में है, इन्वायरमेंट में कहां से आई है, एंथ्रोपोजेनिक एमिशन से, जो भी ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एमिशन है उसमें क्या है, मरकरी। और वो मरकरी जब ह्यूमन बॉडी में चली जाती है, कैसे, बाय रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, जैसे हम सांस ले रहे हैं ना, ज्यादातर आपने देखा होगा कोल माइंस में वर्कर्स को बहुत ज्यादा हेल्थ इशू या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्यों? क्योंकि वहां पे जितना भी एटमॉस्फेयर में केमिकल्स निकल कर आते हैं इंडस्ट्री से, वो ह्यूमन हेल्थ को बहुत ज्यादा खराब करते हैं। तो मिनामाटा जो कन्वेंशन आई थी वो किस पे थी, मरकरी पे, कि मरकरी जो है सबसे पहले इसका कहां पर देखा गया था, ये कन्वेंशन का नाम कहां पे रख गया, कहां से रखा गया था, जापान की सिटी है मिनामाटा, वहीं पे ये सबसे पहले डिजीज को देखा गया था, जिसकी वजह से मरकरी की वजह से जो है वो यहाँ पर मरकरी बॉडी में जाके प्रॉब्लम कॉज करती है। तो मरकरी कहां से आई, जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है ना, या फिर काफी बार फूड में भी आ जाता है मरकरी, अनइंटेंशनली ऐड किया जाता है, हो जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, या फिर आपने देखा होगा केमिकल इंडस्ट्रीज में से कुछ वेस्ट निकल के आ रहा है तो मरकरी जनरेट हो गया और एटमॉस्फेयर में चला गया।
वो अगर मरकरी हम इनहेल कर लेते हैं तो उससे रेस्पिरेटरी या ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है। ऑल्सो इट कैन लीड टू द लंग कैंसर, उससे लंग कैंसर के चांसेस भी हाई होते हैं। तो मिनी माटा नहीं है, दिस इज मीना माटा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था मिनी है कि मीना है, दिस इज मीना माटा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे जो है ये किसकी पॉइजनिंग है, दिस इज द मरकरी पॉइजनिंग, क्योंकि मरकरी जब ह्यूमन बॉडी में चली जाती है तो वो क्या करती है, लंग कैंसर, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यहाँ पे कोज करती है, ठीक है। दिस इंटरनेशनल एग्रीमेंट विल एनहांस द रिडक्शन ऑफ मर्करी पॉल्यूशन फ्रॉम द टारगेट एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजर रिलीज ऑफ मर्करी टू द इमीडिएट इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट में हमें मर्करी पॉल्यूशन कम करना है। तो जो कन्वेंशन आई थी इसमें क्या बोला गया था कि जितना भी मर्करी की पॉइजनिंग है ना, जो भी केमिकल वेस्ट है, केमिकल इंडस्ट्री से निकल रहा है, या फिर अगर अनइंटेंशनली ये फूड में जनरेट हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, तो इस सारी मर्करी पॉइजनिंग को हमें खत्म करना है। तो जब कन्वेंशन हुई थी वो किस पे हुई थी कि हमें मर्करी को क्या करना है, रिड्यूस करना है, मर्करी का जितना भी हार्मफुल एमिशन है उसको खत्म करना है, ताकि ये इन्वायरमेंट को सेफ रखे और इन्वायरमेंट के साथ साथ ह्यूमन हेल्थ भी यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहे। तो ये कन्वेंशन थी जो कि 2013 में आई थी। देन 2015 में आया पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट बहुत ही ज्यादा फेमस है ना, इसके क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पेरिस एग्रीमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2015 में आया था और एक कहां पे डिस्कस किया गया था, COP21 में। इधर COP21 हुई थी, दैट इज रिलेटेड टू द पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट को साइन कब किया गया, 2016 में बाय यूएनएफसीसी। 195 सिग्नेटरीज, यहाँ पर 195 सिग्नेटरीज थी, मतलब 195 कंट्रीज ने इसको रेटिफाई किया था, इसको साइन किया था। किससे रिलेटेड थी ये, अगेन पेरिस एग्रीमेंट किससे रिलेटेड था। एक चीज और याद रखना पेरिस एग्रीमेंट में पढ़ने से पहले, था तो ये कि हमें क्या करना है, जीएचजीस के एमिशन को अगेन रिड्यूस करना है, जितने भी हार्मफुल एमिशन आ रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का उसको हमें रिड्यूस करना है। तो यहाँ पर जो COP21 हुई थी, ठीक है, कहाँ हुई थी COP21, पेरिस में। कल मैंने आपको सारी कॉप्स का आइडिया दिया था कि कौन सी कॉप कहां पर हुई थी, एंड यू नीड टू लर्न ऑल द कॉप्स, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट कॉप्स बताई थी। जैसे आपकी पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड कौन सी है, कॉप नंबर 21। तो ऐसे ही यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट में क्या बोला गया कि हमें जीएचजीस के एमिशन को रिड्यूस करना है, और जीएचजीस के हमें एमिशन को रिड्यूस करना है तो उसके साथ साथ यहाँ पे इंडिविजुअल को कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा, जिसको बोला गया दैट इज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। एनडीसीज का मतलब क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल इस चीज में पार्टिसिपेट करे। दिस इज नॉट फॉर द community or a group, this is for the individual, it vary from person to person, कि हर एक person को, each person should be participate in that particular agreement, कि हर एक person को यहाँ पर क्या करना है, individually participate करना है। कैसे participate करोगे, कौन कौन से methods आप use कर सकते हो ग्रीन हाउस गैसेस के emission को reduce करने के लिए। तो यहाँ पर जो पेरिस एग्रीमेंट था उसमें क्या बोला गया कि ग्लोबल वार्मिंग है ना, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है किसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू द इमिशन ऑफ हार्मफुल जीएचजीस। तो हम उन ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे कम कर सकते हैं, तो इसमें बोला गया कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, उसको हमें क्या करना है, उसको हमें रिड्यूस करना है 2 डिग्री सेल्सियस से कम, एंड और क्या करना है 1 पॉइंट, पहले कितना था 2 डिग्री सेल्सियस, अब कितना करना है यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग में क्लाइमेट का 1.5 तक हमें इसको रिड्यूस करना है, ठीक है। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको हमें क्या करना है, वो कैसे चेंज हो रहा था, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ग्लोबल वार्मिंग को हमें क्या करना है, कम करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ की फैक्ट थे अबाउट पेरिस एग्रीमेंट, मींस जो COP21 हुआ था पेरिस में, ठीक है। याद रखना COP21 कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था, और किससे रिलेटेड था, पेरिस एग्रीमेंट से, इसलिए पेरिस से इसको पेरिस एग्रीमेंट नाम दिया गया। तो पेरिस एग्रीमेंट क्या था, दिस इज अ मल्टीलेटरल एग्रीमेंट विद इन द यूएनएफसीसी। यूएनएफसीसी का था, क्लाइमेट चेंज पे था, कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से हो रही है, ड्यू टू द हार्मफुल एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। इनकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस क्लाइमेट को हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो ये पेरिस एग्रीमेंट क्या था, यूएनएफसीसी का एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट था, जिसमें हमें रिड्यूस करना है ग्रीन हाउस गैसेस को, जो कि क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को खराब कर रहा है। इन्वायरमेंट के साथ साथ क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और जो कि ह्यूमन हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। ना ही सिर्फ ह्यूमन हेल्थ पे बल्कि ओवरऑल एनवायरनमेंट पे, ओवरऑल इकोसिस्टम पे, ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी पे, सभी पे इफेक्ट इसका आता है। तो पेरिस एग्रीमेंट को साइन कब किया गया, एग्रीमेंट को साइन किया गया 22 अप्रैल 2016 में, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया
22 अप्रैल 2016 में। कितनी कंट्रीज ने इनको साइन किया? 195 सिग्नेटरीज मैंने आपको बताई थी, है ना, 195 मेंबर्स ने इसको साइन करा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी अनाउंस किया था कि वो क्या कर लेंगे, his intention to withdraw from the agreement by 2020 तक उनका टारगेट था कि हम इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो ये किसके बारे में था? पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। ना गोल क्या है पेरिस एग्रीमेंट का? क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट जो है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो गोल क्या है पेरिस एग्रीमेंट का? कि हमें ग्लोबल वार्मिंग जो टेम्परेचर है उसको रिड्यूस करना है, कितना? बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस से हमें टेम्परेचर को कम करना है ना। और क्या करना है, जो भी हमारा इन्वायरमेंट में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू द हाई ग्लोबल वार्मिंग, उसको हमें यहाँ पर क्या करना है, लिमिट करना है। कितना था? 2 डिग्री, 2 डिग्री से हमें कम रखना है ना। डेवलप मैकेनिज्म टू हेल्प एंड सपोर्ट कंट्रीज दैट आर वेरी वल्नरेबल टू द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हमें ऐसे मैकेनिज्म को डेवलप करना है, ऐसे मेथड्स को अपनाना है जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं हम, क्लाइमेट चेंज को यहाँ पे प्रोटेक्ट, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मालदीव्स है ना, मालदीव्स में क्या है, ज्यादा सी लेवल राइज होने की वजह से जो क्लाइमेट है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ऐसी जगह को हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। ये सारे गोल थे पेरिस एग्रीमेंट के। अब जो 2020 के टारगेट थे, ठीक है, उनका टारगेट क्या था 2020 का, तो उनके पास कितने टारगेट थे 2020 का टारगेट क्या था कि उनको CO2 का एमिशन रिड्यूस करना है बाय 20%, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज है उनको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो 2020 टारगेट क्या था कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमें रिड्यूस करना है बाय 20%, रिन्यूएबल एनर्जी को क्या करना है, यहाँ पर इंक्रीज करना है, मींस रिन्यूएबल एनर्जी पे हमें करना है, काम करना है ना, रिन्यूएबल एनर्जी पे हमें काम करना है और उनके शेयर को 20% इंक्रीज करना है, एनर्जी एफिशिएंसी को 20% इंक्रीज करना है। ठीक है, ये था। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनडीसी, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। एनडीसी का मतलब है कि सबको इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करना है, सबको इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करना है। ठीक है, दैट इज एनडीसी। तो ये सभी के लिए नहीं था, हर एक इंडिविजुअल को यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है। तो एनडीसी का मतलब क्या है, contribution that need to be done by each individual country to achieve the overall global level। एनडीसी का मतलब है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, मतलब हर एक इंडिविजुअल को क्या करना है, यहाँ पर कंट्रीब्यूट करना है और क्या अचीव करना है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सके, साथ साथ जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज है उनको हम रिड्यूस कर सके। तो ये किसका गोल था, एनडीसी का, कि हर एक इंडिविजुअल को यहाँ क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन नीड टू बी रिपोर्टेड एवरी 5 ईयर टू द यूएनएफसीसी। हर 5 साल में ये सारी चीजें मॉनिटर की जाती है कि कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है, किस कंट्री ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है। तो ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे ये सारी चीजें जो है चेक की जाती है। ये जो कंट्रीब्यूशन था पेरिस एग्रीमेंट का, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। गोल क्या है कि सारी कंट्रीज क्या कर सके, क्लाइमेट चेंज जिसकी वजह से भी हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, उन ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो ये बोला गया था पेरिस एग्रीमेंट में। पेरिस एग्रीमेंट और अगर मैं क्योटो प्रोटोकॉल की बात करूं तो दोनों में ही तो क्या बोला गया था कि ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना है। फिर डिफरेंस क्या है पेरिस एग्रीमेंट और क्योटो प्रोटोकॉल में। पेरिस एग्रीमेंट जो था, दिस इज द वर्ल्ड फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट। ये वर्ल्ड फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट एग्रीमेंट था। क्योटो प्रोटोकॉल में क्या था कि इट रिक्वायर्ड ओनली डेवलप्ड कंट्रीज टू रिड्यूस एमिशन, while the Paris Agreement recognized that climate change is a shared problem and called on all countries to set emission target। पेरिस एग्रीमेंट और क्योटो प्रोटोकॉल में दोनों में ही सेम बात बोली गई थी कि हमें ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना है। फिर डिफरेंस क्या है पेरिस एग्रीमेंट और क्योटो प्रोटोकॉल में? डिफरेंस ये है कि पेरिस एग्रीमेंट एक ग्लोबल लेवल पे है ना, एक लार्ज स्केल पे, कमर्शियल स्केल पे है, जिन्होंने बोला कि हर एक कंट्री को क्या करना है, कंट्रीब्यूट करना है, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना है और हर एक कंट्रीज को अपने टारगेट सेट करने हैं कि इस ईयर तक हम ये चीज अचीव कर लेंगे। ठीक है, ये पेरिस एग्रीमेंट ने बोला। क्योटो प्रोटोकॉल था वो इतना ग्लोबल लेवल पे नहीं था। क्योटो प्रोटोकॉल सिर्फ कुछ डेवलप्ड कंट्रीज के लिए था कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है उनको क्या करना है, GHGs की अमाउंट को रिड्यूस करना है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्योटो प्रोटोकॉल एंड
पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट यहाँ पे लीगली बाइंडिंग था, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग था, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो लीगली बाइंडिंग नहीं था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो वो लीगली बाइंडिंग नहीं था, लेकिन पेरिस एग्रीमेंट क्या है, पेरिस एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग था। सो ये डिफरेंस था पेरिस एग्रीमेंट और क्योटो प्रोटोकॉल में, ठीक है। अब हम बात करते हैं किगाली अमेंडमेंट की। किगाली अमेंडमेंट हुई 2016 में, ठीक है। किगाली अमेंडमेंट को अडॉप्ट किया गया बाय पार्टीज टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन अक्टूबर 15, 2016 में। अक्टूबर 15, 2016 में किगाली एग्रीमेंट को यहाँ पर अडॉप्ट किया गया। बात किसकी की गई कि जितने भी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है ना, मतलब यहाँ पर जितना भी एमिशंस हो रहा है, हार्मफुल जो एमिशन हो रहा है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का मींस HFCs, HCFCs और CFCs, इनको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, जो कि हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में डिस्कस किया था। जितने भी हार्मफुल एमिशन है मींस आपके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है या फिर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, इनको क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो ये भी क्या था, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रीटी थी, जिसको हमें क्या करना है, जितने भी ओडीएस सब्सटेंस मींस ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस है उनको हमें रोकना है, जो कि एनवायरमेंट को खराब करते हैं। तो ओडीएस पे रोक लगानी है कि ओडीएस को, जितने भी सब्सटेंसेस है इनको हमें रोकने से बचाना है, ठीक है। इसका नाम कब रखा गया था, जो कैपिटल है रवांडा का, दैट इज किगाली, है ना, तो यहीं से किगाली अमेंडमेंट इसका नाम रखा गया। कुछ कंट्रीज ने इसको साइन किया कि हम क्या करेंगे, HFCs को, दैट इज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को हम रिड्यूस करेंगे कितने परसेंट तक, 80 to 85% तक, और टारगेट क्या रखा गया, 2045 तक। मतलब जितना भी यहाँ पर हार्मफुल ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस है, जिसमें आपके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है, इनको में क्या करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बहुत सारे एग्रीमेंट हुए, लेकिन जो किगाली अमेंडमेंट था वो कौन सा था, किगाली अमेंडमेंट वाज द 8th अमेंडमेंट। किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये सेम ही था, ठीक है, जिसमें ओजोन डिप्लीशन के बारे में बात की गई थी कि जो ओजोन डिप्लीशन हो रहा है और जो ओजोन डिप्लीशन के लिए सब्सटेंसेस रिस्पॉन्सिबल है उसको में क्या करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। और लागू कब किया गया था, ये 1 जनवरी 2010 में बहुत सारी कंट्रीज ने इसको साइन किया था। तो यहाँ पर जो किगाली एग्रीमेंट था किससे रिलेटेड था, GHGs की एमिशन को रिड्यूस करना है, जितने भी, ये तो आपका पेरिस एग्रीमेंट था, लेकिन किगाली और मॉन्ट्रियल में क्या था, जितने भी ओडीएस सब्सटेंसेस है उसको क्या करना है, हमें रिड्यूस करना है, ठीक है। 197 कंट्रीज ने इसको क्या किया था, साइन किया था। और बात किसकी की गई थी कि हमें जो भी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, जो ओडीएस सब्सटेंसेस हैं, उनको क्या करना है, यहाँ पर उनकी कंजप्शन कम करनी है, उनके प्रोडक्शन कम होनी चाहिए, ताकि हम क्या कर सके, एनवायरमेंट को सेव कर सके, ठीक है। तो ये था आज का गाइस हमारा टॉपिक, किगाली अमेंडमेंट क्रिएट मार्केट सर्टेनिटी एंड ओपन्स इंटरनेशनल मार्केट टू न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज बेटर फॉर द एनवायरमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द परफॉर्मेंस। तो ये सारे जितने भी एग्रीमेंट्स हुए ये किससे रिलेटेड थे, ह्यूमन एनवायरमेंट से रिलेटेड थे, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की बात हो, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग की बात हो, चाहे वो ओजोन डिप्लीशन की बात हो, या फिर आपका ह्यूमन हेल्थ या एनवायरमेंट से रिलेटेड हो। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए पार्ट के साथ, कुछ और एग्रीमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।